हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जलवायु को हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल जलवायु में सबसे पहले हम मानसून की परिभाषा को पढ़ चुके हैं कि मानसून क्या होता है, किस प्रकार होता है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं। इन सब चीजों को आप अच्छे से देख चुके हैं और इन्होंने आपने इन सब में बात भी कर। क्लियर है? चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक मैंने आपको बताए। इन सभी कारकों को हम लोग अच्छे से आपका देख चुके थे और इनमें हम बात भी कर चुके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इनको हम लोग आपका जो जलवायु कारक हैं, सबसे पहले जलवायु कारकों में आपको पता होना चाहिए को प्रभावित करने में सबसे पहले जो है अक्षांश की स्थिति को हम लोग देखें। तो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए अक्षांश, लैटिट्यूड कहते हैं। और हमने बताया था कि 6 उन कारकों में जो आपका जलवायु को प्रभावित करते हैं, एक सबसे प्रमुख कारकों में से अक्षांश है। अब देखिए, अक्षांश का महत्व आपने ग्लोब में पढ़ा है कि आपकी जो स्थिति है या कोई क्षेत्र किस अक्षांश में है, उच्च अक्षांश में है, निम्न अक्षांश में है, यानी कि जो हमारी विषुवत है, यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके निकट है, ध्रुवों के निकट है, कर्क रेखा के निकट है, आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के निकट है, या फिर इन सब चीजों को हम देखकर ही किसी जगह की अक्षांश स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे अक्षांश कर्क व्रत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कहाँ से? कच्छ से लेकर आपको जो मिजोरम वाला क्षेत्र है उसमें होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अगर आप भारत को देखोगे तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा शेष भाग ऊपर बच जाता है, आधा नीचे। तो इसलिए हम कहते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी वह काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभक्त करती है, तो आंसर कर्क रेखा हमारा होना चाहिए। देश का आधा भाग लगभग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण आपका कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। ऐसी है, दोनों की जो विशेषता है वो आपका उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब देखिए, तुम आपको सबसे पहले इसमें अक्षांश की स्थिति समझ आ गया कि बेसिकली इस भारत में कि जलवायु विशेषता पता लग जाती है कि जलवायु किस दिशा में। ठीक है, दूसरा है इसमें ऊंचाई। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 90 मीटर 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है? प्रवेश करने से रोकता है। पर्वतों के कारण इन क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। कि अगर यही जो हमारे पर्वत हैं हिमालय होने की वजह से जिस तरह से मिडिल एशिया में आपका ठंड पड़ती है ना, जो कुनलुन सांतान वगैरह जो आपका क्षेत्र है, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो साइबेरिया से यानी कि रूस से आने वाली हवा के कारण कम से कम आधा भारत, जहां आज उत्तरी मैदान है, इवन मध्य प्रदेश तक, ये सारा आपका फ्रीज हो गया होता। लेकिन फ्रीज क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके हिमालय पर्वत है, उन हवाओं को टकरा कर वो वापस लौट जाती है। इसलिए कहते हैं हिमालय क्या काम करता है? सतत प्रहरी का काम करता है, कंटिन्यूअस खड़ा हुआ है। और एशिया की तुलना में यहाँ कम ठंड पड़ती है।
और क्षेत्र हैं एशिया के, उनकी तुलना में यहाँ ठंड जो है आपका कम पड़ती है। वायुमंडलीय दाब एवं पवन की अगर हम बात करें कि एयर प्रेशर, कल भी मैंने आपको बताया है कि जो हवा है हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ चलती है। कहाँ चलती हैं? हाई टू लो। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। पहला है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा है ऊपरी वायु संचरण, तीसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस तरीके से ये सारे आपका चीजें आपका देखने के लिए मिलती है। तो वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, एयर विंड प्रेशर, ऊपरी हवा और परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब आपको दिखाई देख लीजिए इनको। भारत उत्तर पूर्वी पवने यानी कि ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कॉर्लिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोभित होकर विषुवतीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। कहाँ है आपका? विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर आपका आगे बढ़ जाती है। कह रहे हैं कि सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। कैसी होती हैं? स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत का शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पवनों में वर्षा कम होती या नहीं होती तो भारत में ड्राई एरिया जो है या नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुष्क क्षेत्र। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों, कैसा क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा आपका देख लेते हैं। कह रहे हैं कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है। आभासी मतलब दिखता नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं या किसी पर लगता है। आभासी का मतलब क्या है? जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं वो आभासी है। अगर हम देखते तो हम क्या कहते हैं? ये रियल है। भाई क्या कहते हैं? रियल है। लेकिन कैसा है? आभासी है। आभासी है तो हम केवल महसूस कर सकते हैं। होता क्या है? देखिए, कोरियोलिस बल है। कैसे कोरियोलिस बल है? तो इस तरीके से पृथ्वी घूमती है, तो जैसे ही कोई हवा आएंगी इस दिशा से, ध्यान दीजिए, ऐसे हवाएं आ रही हैं तो हवाओं को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर देता है? इस तरीके से मोड़ देता है, और ये इधर होंगी तो इनको इस दिशा में मोड़ देगा। तो इसीलिए यही कारण है कि जब भी कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा को पार करती है तो उसकी दिशा को कोरियोलिस बल क्या करता है? आपका प्रभावित करता है। क्या कह रहे हैं? इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, आप देखिए, यानी कि लेफ्ट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों, साथ ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड में विक्षेपित हो जाती है। इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को आपका फेरल का नियम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। क्या कहते हैं? फेरल का नियम। चलिए, भारत की जलवायु वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब आपका बड़ा यूनिक है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायु दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वायु दाब महासागर क्षेत्र से ऊपर की ओर बहती हैं।
ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिणी पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवतीय वृत्त को पार करके आपका दाईं ओर मुड़ जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब बहने से इन क्षेत्र में आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्पन्न होता है। कैसे होता है? निम्न दाब बहने से क्या होगा? आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून शुरू होगा। अब ऐसे देखिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो कौन सा बता रहे हैं? ईस्ट वेस्ट। तो हवाएं किधर चलेंगी? इधर से। तो अगर आप भारत की स्थिति को देखोगे और इस तरह से बनाओगे तो हवा कैसे चल रही है? इधर से। तो ये कौन सा हिंद सागर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अरब सागर है। कहाँ है? अरब सागर। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से उठता है, तो आप बताएंगे अरब सागर से ये उठता है। ठीक। और इन्हीं को हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। नमी ग्रहण करती है, भारत की मुख्य भूमि वर्षा करती है। ये क्या करती है? आपकी मुख्य भूमि आपकी वर्षा करती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब ऋतुओं के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं भारत में बहुत सारी ऋतु हैं, अब आपकी बदलती हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप 4 ऋतुओं का आनंद उठाते हैं। गर्मी होगी, सर्दी होगी, बसंत हो गया, और आपका क्या हो गया? 4 ऋतुओं के नाम बताइए। चलिए, ठीक है। चलिए, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रारूप होता है। कैसा होता है? एक यूनिक आपका मौसमी प्रारूप होता है। एक ऋतु दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती। कैसी होती है? बहुत अधिक आपका विभिन्नता नहीं होती। यद्यपि यह वर्षा के प्रारूप में विभिन्नता होती है। कैसी है? वर्षा के प्रारूप में विभिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं की पहचान है। फिर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के कारण मानसून के साथ व मानसून के आवागमन पर आपका ऋतु होती है। क्लियर है? देखिए, वसंत होती है। जब आप देखेंगे फरवरी के बाद जब आपका महीना लगता है, रात में ठंड और दिन में गर्मी महसूस करते हैं। क्लियर हो गया? एक ऋतु जब गर्मी से आप बरसात से सर्दी में प्रवेश कर रहे हो, तब एक ऋतु आपको महसूस होती है। इसीलिए हम 4 ऋतुओं का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले है शीत ऋतु। कौन नहीं जानता शीत ऋतु के बारे में? और पूरे भारत में उत्तर भारत इसके लिए बड़ा फेमस है। कैसे? ये ध्यान रखिए आप, कैसे फेमस है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती रहती है। कब है भारत में? ध्यान दीजिए, मिड नवंबर से लेकर फेब तक रहती है। और क्षेत्र देखिए, उत्तरी भारत को ये नोट कर रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत में ही इसका प्रकोप आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंडे महीना होता है। कैसा होता है? ठंडा महीना होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्व में चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि उत्तर मैदान में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। किससे है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आपके बीच में। ठीक है,
दिन गर्म रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। ठीक। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। कैसा है? हिमालय के उत्तरी ढालों पर आपका हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। कैसा होता है? देश के अधिकतर भागों में आपका शुष्क मौसम होता है। ये आपको ध्यान देना। कैसा होता है? शुष्क मौसम। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर होती है, और कुछ कारणों से वर्षा, और यहाँ पवनों पर क्या होती है आपका? समुद्री स्थल की ओर बहती है। आप देखते होंगे कि जब भी मानसून आता है तो ये कहाँ से है? उत्तर पूर्व की पवनें हैं, यानी कि ये हुआ उत्तर पूर्व, और ये इस तरीके से बहती है। तो अगर आप भारत को बनाएं थोड़ा सा और थोड़ा सा देखें, देखिए अच्छा सा नहीं बना, तो इस दिशा से हुए आती हुई ये आपको महसूस होंगी, और ये दिशा कौन सी है? तो ये उत्तर पूर्व है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि शीतकाल में वर्षा कौन सी पवनें करती हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून शीतकाल में वर्षा करती है, वहीं आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका ग्रीष्मकाल में वर्षा करती है। तो आप इनको देख सकते हैं, और आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन कब कैसे वर्षा करता है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर ज्यादा, लेकिन कैसा होता है? कमजोर क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र की ओर बहती है। अब देखिए, यहाँ भी हाई प्रेशर, और मान लीजिए यहाँ भी हाई प्रेशर। अब यहाँ है 450 मिलीबार का, और यहाँ है आपका 320 मिलीबार का। तो हवा कहाँ बहेंगी? इससे इधर की तरफ बहेंगी। अब ये मत समझना कि बिल्कुल ही निम्न होगा। निम्न कब? अगर प्रेशर वेरिएंट भी होगा ना, तो भी हवा लो प्रेशर में बहेंगी। अब इसकी तुलना में ये कम है, तो हवा किधर बह रही है? इस दिशा में। तो ये हमको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र में बहती हैं और प्रभावित होती हैं। उच्च पथ से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। ठीक है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल और आपका परिवर्तित होती है। ऐसी हैं, आर्द्रता कम, पवनें शिथिल होती हैं। ठीक। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतः वाहित विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली आपका प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती है? कहाँ शुरू होती है? भूमध्य सागर, और वेस्टर्न एशिया से ही चीजें खड़ी होती हैं और उनके ऊपर होती है। पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदान में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात और इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक। यदि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कुल मात्रा में होती है, लेकिन ये रबी की फसलों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। कैसी होती है? रबी की फसल में बहुत अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट रूप से नहीं होती, यानी कि जो आपका समुद्र के इलाके हैं वहां पर आपको स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु भी यहाँ तापमान के प्रतिरूप के में ना के बराबर परिवर्तित होती है। ये शीत ऋतु का इफेक्ट है। क्लियर है? जो फिलहाल आज हमने देखा।
आज हम इन ऋतुओं के विषय में इतना ही हमने खाली शीत ऋतु के लिए, बाकी शेष को हम लोग मानसून या वर्षा ऋतु को और ग्रीष्म ऋतु को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।